उनकी जो मार्जिन से ड्यू टू वेरियस रीजंस दे गॉट अफेक्टेड, बट आई एम एक्सपेक्टिंग ये जो मार्जिन से वो फिर से यहाँ पे बिल्टअप होना शुरू होगा फ्रॉम दिस फाइनेंशियल ईयर ऑफ FY24। नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में निवेश करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और ये वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि करंटली जो केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स है उसमें इतना गिरावट क्यों आया है। कुछ स्टॉक्स 20%, 30%, अप टू 50% या उससे भी ज्यादा गिर गए हैं। तो इसका रीजन क्या है। मैंने केमिकल सेक्टर्स के अलग अलग स्टॉक्स के बारे में वैल्यू एजुकेटर चैनल पे काफी डिटेल अंडरस्टैंडिंग शेयर की है, जैसे कि दीपक नाइट्राइट, फेयरकेम ऑर्गेनिक्स, मनोरमा इंडस्ट्रीज, क्लीन साइंसेज, नियोजन केमिकल्स या आरती इंडस्ट्रीज, SRF, ऐसे कम से कम 20 से ज्यादा अलग अलग स्टॉक्स जो है उनके बारे में मैंने काफी डिटेल में इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग आपके साथ शेयर की है। तो ये जो सारे वीडियोस है वो आप देख सकते हो, आपको ये कंपनीज के बिजनेस मॉडल रिलेटेड काफी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा। और अब तक यदि आपने वैल्यू एजुकेटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर वैल्यू एजुकेटर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको काफी अलग अलग स्टॉक्स के रिलेटेड, उनके बिजनेस मॉडल के रिलेटेड काफी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा। सो करंटली ये जो फॉल हुआ है अलग अलग केमिकल स्टॉक्स में, उनके मेजरली 3 to 4 रीजंस है। हम ये वीडियो में काफी सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि इसके रीजंस क्या है। तो ये जो फॉल है उसका फर्स्ट रीजन जो है दैट इज ड्यू टू रॉ मटेरियल की जो वोलेटिलिटी है, इसके वजह से जो मार्जिन से उसमें कंप्रेशन आया है। यदि आप देखोगे तो ड्यूरिंग पैंडेमिक जो क्रूड की प्राइजेस थी वो लगभग $30 तक फॉल हो गई थी और उसके बाद में $30 to $120 है, लगभग 4x हो गया था लगभग 1 to 1.5 ईयर्स में, रिसेंटली ड्यूरिंग रशिया एंड यूक्रेन का जब भी वॉर हुआ था। तो ये जो प्राइजेस इंक्रीज हो गया था काफी तेजी से, इसके वजह से जो डाउनस्ट्रीम डेरिवेटिव्स है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो बेसिक केमिकल्स या इंटरमीडिएट केमिकल सेक्टर में मैन्युफैक्चर होते हैं, ये केमिकल्स का जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है वो जनरली क्रूड ही होता है और क्रूड के सारे डेरिवेटिव्स होते हैं। तो क्रूड का प्राइजेस जब भी इंक्रीज होता है तभी सिमिलरली ये जो सारे डेरिवेटिव्स है उनकी भी जो प्राइजेस है वो काफी इंक्रीज हो जाती है। मैंने एक काफी डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर किया था, जब भी क्रूड की प्राइजेस इंक्रीज हो जाती है तभी केमिकल सेक्टर में कौन कौन से अलग अलग स्टॉक्स या सब सेक्टर्स पे इसका इंपैक्ट आता है और कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स है जिसमें कोई इंपैक्ट नहीं आता है। तो ये जो वीडियो है आप जरूर देख सकते हो। तो जनरली क्या हो जाता है कि जब भी क्रूड की प्राइजेस इंक्रीज होती है तभी उनके जो डाउनस्ट्रीम डेरिवेटिव्स होते हैं उनकी भी सारी जो प्राइजेस है वो इंक्रीज हो जाती है। और जो केमिकल कंपनी ये मैन्युफैक्चर करती है उनको इतना इजी नहीं होता ये जो सारी प्राइजेस है उनको पास ऑन करना उनको कस्टमर्स को। इसीलिए क्या हो जाता है कि जो मार्जिन से उसमें शॉर्ट टर्म के लिए कंप्रेशन आ जाता है और इसीलिए रेवेन्यूज तो आपको बढ़ते हुए दिखेंगे बट जो मार्जिन से उसमें इतना इंक्रीज नहीं दिखेगा। तो जब भी क्रूड का प्राइजेस इंक्रीज हो जाता है तो जो डाउनस्ट्रीम डेरिवेटिव्स होते हैं उनकी भी प्राइजेस काफी इंक्रीज हो जाती है, यानी ये केमिकल कंपनीज जो है उनकी इनपुट कॉस्ट काफी बढ़ जाती है। बट ये जो सिमिलरली इनपुट कॉस्ट जो बढ़ी हुई है वो केमिकल कंपनीज को काफी डिफिकल्ट होता है उनके कस्टमर्स को पास ऑन करना, इसीलिए जो मार्जिन से इस पे इंपैक्ट आ जाता है, मार्जिन में रिडक्शन आ जाता है। और यही आप देखोगे तो लास्ट 1 to 1.5 ईयर्स में हुआ है, जब भी इमीडिएटली क्रूड की प्राइजेस $30 से $120 तक बढ़ गई थी एंड करंटली एग्जैक्टली अपोजिट हो रहा है। जो $120 के आसपास जो पीक हुआ था, करंटली जो क्रूड का प्राइजेस है वो लगभग $70 to $80 के आसपास है। तो बोथ साइड्स की जो वोलेटिलिटी होती है दैट इज नॉट गुड। अपसाइड के रिलेटेड तो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि जो इंक्रीज इन कॉस्ट है विच इज नॉट इमीडिएटली पॉसिबल टू पास ऑन, और जब भी क्रूड जो है वो नीचे आता है तभी रॉ मटेरियल की प्राइसेस काफी गिर जाती है। उसके वजह से क्या होता है कि उनकी जो इन्वेंटरीज होती है, यानी जो रॉ मटेरियल उन्होंने खरीदे होते हैं, उसमें लॉसेस उनको कई समय में लेने पड़ते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ जुबिलेंट इंग्रेविया, तो एसिटिक एसिड की जो प्राइसेस है वो काफी गिर गई है और उन्होंने जो आप देखोगे तो कुछ लॉसेस लिए हैं इन देयर इन्वेंटरीज। तो ये अलग चैलेंज होता है। सो इन शॉर्ट इसका कंक्लूजन यही है कि जब भी रॉ मटेरियल की प्राइसेस बहुत ज्यादा वोलेटाइल होती है, इन केस ऑफ अपसाइड और इन केस ऑफ डाउनसाइड, सो बोथ आर नॉट एक्चुअली गुड फॉर द केमिकल कंपनीज। केमिकल कंपनीज के मार्जिन सबसे बेस्ट तभी होगी जब रॉ मटेरियल की जो प्राइसेस है वो स्टेबल हो, फ्लैट हो, जिसमें ज्यादा वोलेटाइल नहीं हो, तभी आप देखोगे तो दे पोस्ट द वेरी गुड मार्जिन्स। या इवन इफ जो प्राइसेस है वो स्लोली स्टेडीली इंक्रीज हो, दैट आल्सो कैन बी ओके। इन दिस केस दे कैन स्लोली कीप ऑन पासिंग ऑन द मार्जिन्स टू देयर कस्टमर्स। एंड सिमिलरली अबाउट इफ द प्राइसेस आर गोइंग डाउन, तो इमीडिएटली केमिकल कंपनीज को जो रॉ मटेरियल रिलेटेड या जो इन्वेंटरी रिलेटेड जो लॉसेस है वो उनको जनरली ये समय में नहीं लेने पड़ते। इसीलिए ये केसेस में उनके जो मार्जिन है दे आर जनरली गुड मार्जिन। सो दैट वाज द फर्स्ट रीजन।
इसके रिलेटेड ही और सेकेंड रीजन ये है कि कोल की जो प्राइसेस है वो बहुत बढ़ गई थी। तो यदि आप देखो तो कोल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल। जो बॉयलर्स होते हैं उनको बॉयल करने के लिए, गर्म करने के लिए जो कोल है दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मटेरियल। और लास्ट 1 ईयर में जो कोल की प्राइसेस है वो डबल से भी ज्यादा हो गई थी। सिमिलरली जो कोल के अल्टरनेटिव्स है जो एज अ फ्यूल यूज होते हैं बॉयलर्स को आप देखो तो बॉयल करने में, जैसे कि फॉर एग्जांपल राइस हस्क, तो इसकी भी जो प्राइस है वो लगभग 3 to 4 टाइम्स इंक्रीज हुई है। और इसके वजह से ही जो केमिकल कंपनीज के मार्जिन है दैट गॉट इम्पैक्टेड, क्योंकि केमिकल कंपनीज को जो डोमेस्टिकली अवेलेबल कोल था गवर्नमेंट के एंड से उसका इनफ अवेलेबिलिटी नहीं था, इसीलिए ये केमिकल कंपनीज जो इंपोर्टेड कोल है उसको उन्होंने लेना शुरू किया विच वॉज एट अ हाइयर कॉस्ट। और इसका जो इम्पैक्ट है हमें उनके मार्जिन पे दिखाई दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल जुबलैंड इंग्रीविया के जो मार्जिन में रिडक्शन आया है बेसिकली फॉर देयर केमिकल इंटरमीडिएट बिजनेस, दैट वाज ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ कोल, या जो कोल की प्राइसेस बढ़ गई थी। सिमिलर इज द केस विद पंजाब केमिकल। पंजाब केमिकल भी एज अ फ्यूल राइस हस्क को यूज करते हैं एंड उसकी जो प्राइसेस है वो लगभग 3 to 4 टाइम्स इंक्रीज हो गई थी एंड ड्यू टू दैट देयर मार्जिन गॉट इम्पैक्टेड। सो इंक्रीज इन कोल प्राइसेस या जो फ्यूल की प्राइसेस है उसमें इंक्रीज होने की वजह से ओवरऑल कंपनीज के मार्जिन में आप देखोगे तो सब्सटेंशियल इम्पैक्ट आया है। इसके बाद में जो थर्ड रीजन है दैट इज ड्यू टू द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या जो फ्रेट कॉस्ट होती है। यानी यदि आप देखो तो प्री कोविड के कंपैरिजन में जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट थी जनरली एक्सपोर्ट बेस्ड जो फ्रेट कॉस्ट थी वो लगभग 3 to 4 टाइम्स या इवन 5-6 टाइम्स भी इंक्रीज हो गई थी, डिपेंडिंग ऑन आपका एक्सपोर्ट जो है वो कौन से कंट्रीज पे हो रहा है। और इसीलिए ये भी जो कॉस्ट है उसको पास ऑन करना टू देयर कस्टमर्स वाज अ सिग्निफिकेंट चैलेंज। और वो समय में यदि आप केमिकल कंपनीज के मार्जिन देखोगे तो दे गॉट इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ हाई फ्रेट कॉस्ट। करंटली यदि आप देखो तो जो फ्रेट कॉस्ट है वो धीरे धीरे कम हो रहा है बिकॉज ऑफ जो सप्लाई चेन से वो फिर से नॉर्मलाइज हो रही है। और फ्रेट कॉस्ट रिडक्शन का जो इम्पैक्ट है स्लोली हमें वो कंपनीज के P&L स्टेटमेंट में दिखाई देगा। तो ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट, बिकॉज ऑफ रॉ मटेरियल्स उनकी जो मार्जिन से ड्यू टू वेरियस रीजंस दे गॉट अफेक्टेड। बट आई एम एक्सपेक्टिंग ये जो मार्जिन है वो फिर से यहाँ पे बिल्टअप होना शुरू होगा फ्रॉम दिस फाइनेंशियल ईयर ऑफ FY24। लेट्स नाउ अंडरस्टैंड कि यहाँ पे और दूसरा क्या क्या अलग अलग रीजन है। तो मेजर रीजन इज जो डिमांड का स्लो डाउन हो गया है बिकॉज ऑफ जो रिसेशनरी फियर्स है। यदि आप देखोगे तो यूरोप का क्या कंडीशन है, इट इज गोइंग थ्रू वेरी वेरी टफ टाइम बिकॉज ऑफ एनर्जी की कॉस्ट है वो बहुत बढ़ गई है, या जो यूक्रेन और रशिया का वॉर का इम्पैक्ट यूरोपियन कंट्रीज पे आया है। सिमिलर इज द केस विद यूएस में भी यदि आप देखोगे तो वहाँ पे देर आर द फियर्स ड्यू टू रिसेशन। इसीलिए जो केमिकल कंपनीज के अलग अलग केमिकल्स होते हैं जैसे कि परफॉर्मेंस केमिकल्स हो गया या इवन एग्रो केमिकल्स की भी यहाँ पर आप देखो तो डिमांड में थोड़ा रिडक्शन आया है। एंड इंडियन जो कंपनीज है केमिकल कंपनीज उनके काफ़ी जो रेवेन्यूज है दे हैव द डिपेंडेंसी ऑन द यूएस एंड यूरोपियन कंट्रीज। आरती इंडस्ट्रीज जैसे आप देखो तो विच इज़ द जायंट इनटू द बेंजीन केमिस्ट्री, इसके रिलेटेड भी मैंने एक काफ़ी डिटेल वीडियो क्रिएट किया है जो आप देख सकते हो। तो उनके भी लगभग 50% ऑफ द जो रेवेन्यूज है वो एक्सपोर्ट से आते हैं। एंड एक्सपोर्ट में आप देखोगे तो सबको ही इम्पैक्ट आया है, बी द आरती इंडस्ट्रीज या इसके अलावा दीपक नाइट्राइट, SRF, आप कोई भी केमिकल कंपनी लो उनके सबके एक्सपोर्ट्स रेवेन्यूज में डेफिनेटली यहाँ पे इम्पैक्ट आया है। बट अगेन आई थिंक ये जो इम्पैक्ट आया उनके रेवेन्यूज में एक्सपोर्ट्स में वो एक शॉर्ट टर्म का इम्पैक्ट हो सकता है। अनदर चैलेंज फॉर द केमिकल सेक्टर या केमिकल कंपनीज इज ड्यू टू जो चैनल इन्वेंटरी है वो स्टकअप हुआ है बिकॉज फाइनली जो डिमांड है वो अफेक्ट हो चुका है। इसीलिए चैनल में काफी ज्यादा इन्वेंटरी है एंड प्रोडक्शन में भी स्लो डाउन हुआ है एंड दैट्स द रीजन कि जो रेवेन्यूज है उसमें भी हमें इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। चैनल इन्वेंटरी का मे बी थोड़ा एलिवेटेड इम्पैक्ट हमें नेक्स्ट 1 to 2 क्वार्टर्स में दिखाई दे सकता है। सो दैट इज द अनदर रीजन। बट यदि आप देखोगे तो फ्लोरिनेशन एज अ सेक्टर जिसमें SRF है या गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स या नवीन फ्लोरिन है, ऐसे कंपनीज के मार्जिन्स को भी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया है या उनके जो रेवेन्यूज है वो कंटिन्यूसली यहाँ से इंक्रीज हो रहे हैं। तो उसके कुछ रीजंस है इनके मार्जिन्स पे क्यों इम्पैक्ट नहीं आता है। इसके रिलेटेड मैंने जो क्रूड का वीडियो क्रिएट किया था उसमें मैंने आपको काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया था, तो आप ये जो वीडियो है देख सकते हो। सो करंटली आप फ्लोरिनेशन एज ए इंडस्ट्री देखोगे तो वहाँ पे काफी ह्यूज कैपेक्सेस चल रहे हैं। SRF ने लगभग 13,000 करोड़ का कैपेक्स अनाउंस किया है। गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स एंड नवीन फ्लोरिन के भी कंटिन्यूसली कैपेक्स चल रहे हैं बिकॉज फ्लोरिनेशन के आप देखो तो अलग अलग यहाँ पे एप्लीकेशंस डेवलप हो रहे हैं। फार्मा एंड एग्रोकेमिकल्स में उनके नए एप्लीकेशंस आ रहे हैं, या 5G हो गया, या इसके अलावा सोलार के नए एप्लीकेशंस आ रहे हैं, या इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में भी नए एप्लीकेशंस आए हैं। और इसीलिए गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स ने काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट्स की है फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, अलग अलग जो केमिकल्स उसमें लगते हैं टू डेवलप दैट।
इसीलिए यदि आप देखो तो ये जो इंडस्ट्री है स्पेसिफिकली फ्लोरिनेशन इन केमिकल इंडस्ट्री, उसमें ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया है और इसीलिए उनके जो मार्जिन है वो भी काफ़ी स्टेबल है, बिकॉज दीज कंपनीज आर इनटू द हाईली स्पेशलाइज केमिस्ट्री। और ये कंपनीज के यदि आप मार्जिन देखोगे तो मोर और लेस वो फ्लैट है या स्टेबल है, बिकॉज ये कंपनीज का एप्लीकेशन जो है वो थोड़ा स्पेशलाइज प्रोडक्ट्स में आ जाता है, क्रैम्प्स हो गया या स्पेशलिटी केमिकल्स हो गया इन केस ऑफ नवीन फ्लोरिन। तो इसीलिए ये जो कंपनीज है उनके मार्जिन जो है वो स्टेबल है और बाकी केमिकल कंपनीज के मार्जिन पे जो इम्पैक्ट आया है वो हमें ये जो फ्लोरिनेशन केमिकल कंपनीज है उसमें इतना ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने फ्लोरिनेशन एज अ सेक्टर इस पर काफ़ी एक डिटेल वीडियो क्रिएट किया है, प्रोबेबली वो 2 आवर्स से भी ज़्यादा है। मैंने उसमें फ्लोरिनेशन एज अ सेक्टर के क्या वैल्यू चेन है, क्या क्या अलग अलग एप्लीकेशंस डेवलप हो रहे हैं इन एग्रो एंड फार्मा इंडस्ट्रीज, इसके अलावा जो नए एप्लीकेशंस आ रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में या 5G में या इसके अलावा सोलर पैनल्स में, या जो फ्लोरोपॉलीमर्स है उसकी वैल्यू चेन क्या है, इसमें कौन कौन सी कंपनीज कितना इन्वेस्टमेंट कर रही है, गुजरात फ्लोरोकेमिकल, SRF और जो नवीन फ्लोरिन है, ऐसे कंपनीज को मैंने काफ़ी इन डेप्थ ये वीडियो में कवर किया है। तो ये जो वीडियो है वो सिर्फ स्पेसिफिकली माइक्रोकैप क्लब मेंबर्स के लिए अवेलेबल है, तो आप जरूर माइक्रोकैप क्लब को ज्वाइन कर सकते हो और ऐसे जो डिटेल अंडरस्टैंडिंग है अलग अलग स्टॉक्स का, नॉट ओनली रिलेटेड टू फ्लोरिनेशन सेक्टर, मैंने काफ़ी ऐसे माइक्रो साइज कंपनीज के बारे में काफ़ी डिटेल वीडियो शेयर की है टू माई माइक्रोकैप क्लब मेंबर्स, अलॉन्ग विद दैट अलग अलग रिपोर्ट्स भी शेयर की है। तो ये सारा कंटेंट का एक्सेस आपको मिल जाएगा व्हेन यू जॉइन द माइक्रोकैप क्लब। इसकी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा यदि आप देखो तो ये जो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट आया है बिकॉज ऑफ द वेरियस रीजंस विच वी डिस्कस, स्टार्टिंग फ्रॉम द जो रॉ मटेरियल है उसमें इम्पैक्ट आया है जिसकी वजह से उनके जो मार्जिन से उस पर इम्पैक्ट आया है, जो कोल प्राइजेस से या जो फ्रेट कॉस्ट था उसके रिलेटेड इम्पैक्ट आया था, डिमांड में यहाँ पे ड्यू टू रिसेशन कुछ स्लो डाउन हो गया है, चैनल इन्वेंटरी जो है वो स्टक हो गया है। बट आई थिंक दीज आर ऑल द शॉर्ट टर्म या मे बी मिड टर्म रीजंस। बट यदि आप लॉन्ग टर्म का व्यू लेते हो फॉर नेक्स्ट 5 और नेक्स्ट 10 ईयर्स, तो आई एम पर्सनली वेरी हाईली बुलिश ऑन दिस सेक्टर। मुझे लगता है कि केमिकल सेक्टर जो है प्रोबेबली वो IT सेक्टर जब भी 2000 या 2001 में था, एट दैट स्टेज वी आर, बिकॉज करंटली इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो ग्लोबल केमिकल सेक्टर में एज अ मार्केट शेयर वो बहुत ही कम है कंपेयर टू चाइना। एंड ये जो केमिकल सेक्टर का बुल रन शुरू हुआ था वो China Plus 1 ये जो स्ट्रैटेजी है उससे शुरू हुआ था। उसके बाद में बहुत अच्छा काम जो गवर्नमेंट ने किया, दैट दे इंट्रोड्यूस द PLI स्कीम। एंड मुझे लगता है वी आर जस्ट एट द स्टार्ट और एट वेरी नेसेंट स्टेजेस इन द केमिकल सेक्टर। इसीलिए बहुत सारी अलग अलग कंपनीज जो है दे आर डूइंग द मैसिव कैपेक्स। यदि आप देखो दीपक नाइट्राइट इज प्रोबब्ली डूइंग मोर देन 1500 करोड़ ऑफ कैपेक्स। SRF का जैसे कि मैंने आपको बताया स्पेसिफिकली उनका जो केमिकल का सेगमेंट है उसमें प्रोबब्ली वो 13,000 करोड़ से ज़्यादा कैपेक्स कर रहे हैं इन नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स। सेम अबाउट द गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स, नवीन फ्लोरिन या नियोजन केमिकल जैसी जो छोटी कंपनीज है, दे आर ऑल्सो डूइंग द मैसिव कैपेक्स बिकॉज उनको गवर्नमेंट का कुछ सपोर्ट मिल रहा है एंड दे आर ऑल्सो गेटिंग द क्लियर विजिबिलिटी कि चाइना के सामने दे कैन स्टैंड आउट। इसके अलावा अलग अलग केमिकल कंपनीज के कैपेक्स के डिटेल्स आप चेक कर सकते हो। जुबलैंड इंग्रेविया इज डूइंग मोर देन 2000 करोड़ ऑफ कैपेक्स। इसके अलावा PI इंडस्ट्रीज इज प्लानिंग द बिग कैपेक्स, या जो पोषक जैसी कंपनीज है दे आर ट्रिपलिंग देयर फोजिन गैस की जो कैपेसिटी है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ह्यूज कैपेक्स चल रहा है एंड करंटली जो स्लो डाउन आया है दैट माइट बी अ वेरी शॉर्ट टर्म इन नेचर, बट जो स्ट्रक्चरल स्टोरी है केमिकल इंडस्ट्री की दैट इज वेरी मच इंटैक्ट। और इसीलिए ये सारे अलग अलग प्लेयर्स है दे आर डूइंग द ह्यूज कैपेक्सेस। Another reason why I am personally very much bullish on the chemical as a sector and I am seeing the structural story probably next 10 years के लिए, because most of the जो chemical companies है उनकी जो balance sheets है वो काफ़ी यहाँ पे clean हो चुकी है। They have very strong balance sheets right now। यदि आप दीपक नाइट्राइट जैसे प्लेयर की 4 साल पहले की बैलेंस शीट देखोगे तो दे वेर हाईली लेवरेज। करंटली आप देखोगे तो उनके बैलेंस शीट पे ज़्यादा डेट नहीं है। सेम अबाउट द जुबलैंड इंग्रेविया, उनकी भी जो बैलेंस शीट है वो काफ़ी स्ट्रांग है। डेफिनेटली द स्टॉक गॉट इम्पैक्टेड और उनकी जो बिजनेस है विच गॉट इम्पैक्टेड, बट आई थिंक वो एक शॉर्ट टर्म का फिनोमेना है। लॉन्ग टर्म में दीज ऑल कंपनीज आई एम एक्सपेक्टिंग शुड डू एक्सट्रीमली वेल। और इसीलिए मैंने केमिकल सेक्टर के एक प्रॉक्सी कंपनी में इन्वेस्ट किया है जो प्रोसेस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करती है। प्रोसेस इक्विपमेंट यानी ये जो इक्विपमेंट्स है वो केमिकल एंड फार्मा इंडस्ट्री में क्रिटिकल एप्लीकेशंस के लिए जाते हैं। तो जो माइक्रो कैप कंपनी में मैंने इन्वेस्ट किया है उनका करंटली आप मार्केट कैप देखोगे तो प्रोबेबली 200 करोड़ का है, रेवेन्यू लगभग 100 करोड़ के है। एंड आई पर्सनली एक्सपेक्टिंग लगभग 2 ईयर्स में 100 करोड़ के रेवेन्यूज प्रोबेबली 200 करोड़ के हो जाते हैं एंड इन नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स उनके रेवेन्यूज लगभग 300 करोड़ के हो सकते हैं। क्योंकि ये जो माइक्रो साइज कंपनी है उनके जो क्लाइंट्स है दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, स्टार्टिंग फ्रॉम दीपक नाइट्राइट, SRF, UPL, घाड़ा केमिकल्स या आरती इंडस्ट्रीज, आरती ड्रग्स, दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग क्लाइंट्स
एंड सेम इज द केस विद फार्मा कंपनीज। तो फार्मा कंपनीज में उनका इप्का लैब्स है, डॉक्टर रेड्डीज है, लुपिन है या सन फार्मा है, ऐसे काफ़ी ब्लू चिप कस्टमर्स है एंड एवरी कस्टमर इज डूइंग द मैसिव कैपेक्स। और इसीलिए जो कैपेक्स साइकिल का बेनिफिट है वो ये माइक्रो साइज कंपनीज को डायरेक्टली हो रहा है। और इसके अलावा ये कंपनी ने करंट फाइनेंशियल ईयर में काफ़ी अच्छे एक्सपोर्ट्स भी किए हैं, बिकॉज इन अदर रीजन्स ऑल्सो दे आर गेटिंग अ वेरी वेरी गुड डिमांड फॉर देयर प्रोसेस इक्विपमेंट्स। तो यदि आपको ये कंपनी का नाम पता है तो जरूर आप मुझे नीचे कमेंट में लिख के बता सकते हो। मैं आपको एक स्मॉल हिंट देता हूँ, ये जो कंपनी में मैंने इन्वेस्ट किया है इट इज डूइंग द सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स विच HLE ग्लास कोट इज डूइंग, और GMM फोल्डर के भी सिमिलर इक्विपमेंट्स है। ओनली डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बिटवीन GMM फोल्डर एंड HLE ग्लास कोट वो जनरली ग्लास लाइनिंग इक्विपमेंट्स में है। मैंने जो कंपनी में इन्वेस्ट किया है दे आर मोस्टली इनटू द प्रोसेस इक्विपमेंट साइड, और जनरली ये जो इक्विपमेंट्स है उनका जो एप्लीकेशन है वो फार्मा एंड केमिकल इंडस्ट्री में ही होता है। और ये कंपनी का मैंने काफ़ी डिटेल में स्कटलबट किया है। आई हैव विजिटेड देयर प्लांट मल्टीपल टाइम्स। मैंने प्रमोटर्स के साथ में भी काफ़ी लॉन्ग डिस्कशन किया है। इसके अलावा रिसेंटली जो माइक्रोकैप क्लब मेंबर्स है उनके साथ भी मैंने विजिट किया था उनके प्लांट को। तो यदि आप माइक्रोकैप क्लब को ज्वाइन करते हो तो आप मेरे साथ जो अलग अलग प्लांट विजिट मैं करता हूँ यू कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ इट, सो दैट एक्चुअली आपको समझ में आएगा कि ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन है और माइक्रो कैप्स में इन्वेस्ट करते समय ऑन ग्राउंड क्या एक्टिविटीज चल रही है, प्रमोटर्स का बैकग्राउंड क्या है, करंटली कंपनी की क्या सिचुएशन है, हाउ हंग्री आर द प्रमोटर्स फॉर देयर फ्यूचर ग्रोथ। तो ये सारी जो चीज़ें वो आपको ऑन ग्राउंड जाके समझेगी। डायरेक्टली फ्रॉम रीडिंग द एनुअल रिपोर्ट्स या कॉन कॉल के ट्रांसक्रिप्ट पढ़ने से आपको इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं आता, बिकॉज जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज़ वेरी वेरी लिमिटेड। तो ऐसी जो माइक्रो साइज कंपनीज है इनके बारे में आपको डिटेल अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो जरूर आप माइक्रो कैप क्लब को ज्वाइन कर सकते हो। मैंने ये कंपनी के रिलेटेड डिटेल रिपोर्ट शेयर किया है मैंने माइक्रो कैप क्लब मेंबर्स के साथ, एंड आई पर्सनली इज वेरी बुलिश ऑन दिस कंपनी। आई कैन सी दैट उनके जो रेवेन्यूज है वो प्रोबेबली डबल से ट्रिपल हो सकते हैं, और जो प्रॉफिट्स है वो एक्चुअली बेटर ग्रो हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द एफिशिएंसी जो बिल्डअप होगा बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो आई कैन सी दिस कैन बी अ वेरी गुड स्टोरी फॉर अ लॉन्ग टर्म। तो ये हो गया प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग, एंड प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग कैन रियली वर्क वेल बिकॉज ये इंडस्ट्री में यदि आप देखोगे तो इतना हाइपर कंपटीशन नहीं है। ये जो कंपनी के बारे में मैंने डिस्कस किया तो ये जो कंपनी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करती है फॉर केमिकल एंड फार्मा कंपनीज वो जनरली स्टैंडर्डाइज इक्विपमेंट नहीं है, दे आर द कस्टम मेड इक्विपमेंट फॉर देयर क्लाइंट्स। इसीलिए जो कंपटीशन है वो थोड़ा कम है, एंड आई लव टू इन्वेस्ट इनटू द प्रॉक्सी कंपनीज। जैसे कि मैंने एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में इन्वेस्ट किया था लगभग 2 years पहले अबाउट एट 100 रुपीज़, एंड करंटली जो स्टॉक प्राइस है वो 400 रुपीज़ का है। इसके रिलेटेड मैंने डिटेल अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपके साथ शेयर किया था। इसमें भी मैंने जो प्लांट विजिट है दैट आई हैव डन, उनका जो प्लांट फरीदाबाद में था दिल्ली के पास में, यहाँ पे आई हैव गॉन एंड विजिटेड देयर प्लांट। तो उसके बाद में मुझे काफ़ी एक डिटेल अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिल गया, एंड दैट स्टॉक टर्न आउट टू बी अ 4 bagger। इसके रिलेटेड मैंने एक वीडियो क्रिएट किया था, जरूर आप ये जो वीडियो है वो देख सकते हो। सिमिलरली यदि आपको माइक्रो साइज कंपनीज के बारे में ऐसा जो डिटेल अंडरस्टैंडिंग चाहिए अबाउट माई प्लांट विजिट एंड व्हाट आर माई लर्निंग्स अबाउट इट, डेफिनेटली आप माइक्रो कैप क्लब को ज्वाइन कर सकते हो। इसकी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। करंटली वी आर ऑल्सो ऑफरिंग एक्स्ट्रा मंथ जिसके डिटेल्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो ये वीडियो में मैंने आपके साथ जो केमिकल सेक्टर के डिटेल इनसाइट शेयर किए वो आपको कैसे लगे जरूर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। और ये वीडियो से आपको केमिकल सेक्टर की काफ़ी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आई होगी, तो जरूर ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि ऐसे जो वीडियोज़ है वो आपको आगे जाके भी मिलते रहे। और जरूर ये जो वीडियो है आप आपके सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर कर सकते हो, आपके रिलेटिव से शेयर कर सकते हो, ताकि ये जो रिसर्च हम कर रहे हैं ऑन डिफरेंट बिजनेसेस या डिफरेंट सेक्टर वो राइट इन्वेस्टर तक पहुंच सके। और वो तभी पॉसिबल है जब भी आप ये जो वीडियो है उसको लाइक करोगे या शेयर करोगे या कंप्लीट इसको देखोगे। सो आई एम एक्सपेक्टिंग आप जरूर ये वीडियो को एटलीस्ट 1000 लाइक्स दोगे। आप जब भी कोई वीडियो को लाइक करते हो तो मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही आगे जाके आपके लिए काफ़ी डिटेल में वीडियो क्रिएट करने के लिए। तो जरूर ये वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और आपके सारे फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड रिलेटिव्स के साथ ये जो वीडियो है वो जरूर शेयर कीजिए। और आपको केमिकल सेक्टर रिलेटेड या केमिकल स्टॉक रिलेटेड कोई भी स्पेसिफिक क्वेरी होगा तो जरूर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैंने लगभग 50 से ज़्यादा जो केमिकल स्टॉक्स है उनको डिटेल में ट्रैक किया है, सो फील फ्री टू आस्क योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। सो ऐसी ही एक डिटेल वीडियो के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे को 11 o'clock को, तो डोंट मिस दिस डिटेल अंडरस्टैंडिंग वीडियोस एवरी सैटरडे एट 11 o'clock।